हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं शायद, है ना। एंड इस साल का जैसा आपको पता है आईयूक्यूएम का पेपर काफी टफ था। एंड इनमो भी काफी टफ था, बट यस इनमो का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। एंड आप लोग काफी हैरान होंगे इस बार हमारा वीओएस का इनमो का रिजल्ट देखकर। वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी 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 गुड नंबर्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट जो इनमो के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, बाकी लेट्स सी, रिजल्ट अभी जल्दी ही आने वाला है ना, रिजल्ट में देखेंगे। आज का वीडियो बड़ा शॉर्ट सा वीडियो है, मेजरली ये उन बच्चों के लिए जो या तो बहुत अच्छे से जिन्होंने अभी तक आईओक्यूएम का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या जो मे बी फर्स्ट टाइम आईओक्यूएम का प्रिपरेशन करने वाले हैं, राइट। एंड मेजरली उन बच्चों के लिए जो 12th से नीचे यानी 11th या बिलो क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब इस एकेडमिक ईयर से अप्रैल ऑनवर्ड्स जो 11th या बिलो क्लास में होंगे। ठीक है, एंड आज के सेशन में हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आईयूक्यूएम के लिए वाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटोरिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सा सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, है ना। बट यस, इंपॉर्टेंस ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये अपन आज डिस्कस करना चाहेंगे, राइट। तो पीएनसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने से पहले हम एक बार है ना हल्का सा आईयूक्यूएम का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, है ना। देखो मेजरली आईयूक्यूएम है ना 4 चैप्टर्स में बंटा हुआ है। मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 टॉपिक से, 4 चैप्टर से आते हैं। फर्स्ट इज पीएनसी, जिसको अगर हम मैथ्स ओलंपियाड के सेंस में बात करें कॉम्बिनेटोरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड देन अलजेब्रा, देन नंबर थ्योरी, एंड देन ज्योमेट्री। जिसमें ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चारों ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट पीएनसी की भी है ना, मतलब अगर हम पेपर्स की बात करें इसकी 20 से 30% तक वेटेज आती है पेपर्स में। अगर हम क्वेश्चंस के मार्क्स की बात करें तो 20% से 30% के बीच में इसके पीएनसी के क्वेश्चंस वेरी करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज देखो जनरली जो मैथ्स ओलंपियाड में माना जाता है कि 10th तक का सिलेबस होगा, एज इन जो भी आपने 8 9 10th में पढ़ा उसके बहुत अच्छे लेवल की एप्लीकेशंस आई, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा में ये चीज ट्रू है, मोर और लेस जो आपने 10th तक पढ़ा होता है उसी की अच्छी एप्लीकेशन आती है। नंबर थ्योरी एग्जैक्टली जो आपने 10th तक पढ़ा होता है उसी की एप्लीकेशन आती है, बिकॉज 11th 12th में नंबर थ्योरी है ही नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें ज्योमेट्री में भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री आती है जो अगेन आपके 10th तक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन रेयरली आता है, हल्का फुल्का एप्लीकेशन आता है, बट मेजरली पार्ट यूक्लिडियन ज्योमेट्री का होता है जो आप 10th तक पढ़ते हो। तो नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री ये 10th तक जो बच्चे हैं वो बड़े इजीली, बड़े कंफर्टेबली इस चीज को फिर भी समझ सकते हैं। बट पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल एक एंटायरली नया टॉपिक हो जाता है, एक बिल्कुल अलग चीज हो जाती है जो 10th तक कहीं दिखती भी नहीं है, एटलीस्ट सीबीएसई के सिलेबस में। आईसीएसई में थोड़ा बहुत आता है, बट ये सीबीएसई में बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कॉम्बिनेटोरिक्स का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बट आईयूक्यूएम में अच्छी खासी इसकी वेटेज रहती है। हम देखेंगे क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। तो आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनसी बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मेजरली उन बच्चों के लिए जो बेसिकली प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले कुछ इयर्स में हल्की फुल्की प्रिपरेशन करी थी। स्पेशली जो बच्चे 10th और बिलो स्टैंडर्ड में है, ठीक है, या इवन 11th में भी है। ठीक है, अब देखो 11th क्लास में क्या होता है, जनरली जो आईयूक्यूएम का पेपर दे रहे हैं मेजरली 90% उनमें से बच्चे हैं ना, 11th के क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 11th में जो भी आईयूक्यूएम का पेपर दे रहे होते हैं मोस्टली बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड इनफैक्ट वो जेई का पेपर भी देते हैं, देना भी चाहिए। ठीक है, बट अब होता क्या है, जो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वो 11th क्लास में आता है। ठीक है, दिस इज इन 11th क्लास कॉम्बिनेटोरिक्स। बट मोस्टली हर कोचिंग में जो जेई के लिए प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है, हर कोचिंग में ये कॉम्बिनेटोरिक्स जनरली थोड़ा लेट होता है, मतलब एंड के टाइम पर किया जाता है। मतलब जब बेसिकली जो आईयूक्यूएम का पेपर होता है आफ्टर आईयूक्यूएम के एग्जाम, मोस्टली ये पेपर ये आपका कॉम्बिनेटोरिक्स 11th क्लास में कराया जाता है जेई की कोचिंग्स में। ठीक है, तो जो बच्चे 11th में भी है ना उनका भी ये पीएनसी बहुत जगह रह जाता है या जस्ट हुआ हुआ होता है और तभी पेपर आ जाता है, तो एक सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक है, तो पॉइंट इज 11th जो बेसिकली 12th में बच्चे हैं वो पीएनसी कर लेते हैं। और ट्रस्ट में आईयूक्यूएम के लिए जितना जेई का पीएनसी है, ठीक है, जेई का पीएनसी, जेई का मतलब जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी का जितना भी
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस आईयूक्यूएम। आईयूक्यूएम के लिए अगर आपने जेई एडवांस लेवल का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया हुआ है, मोर और लेस वो सफिशिएंट है। एक दो कॉन्सेप्ट्स हमें और पढ़ने पड़ते हैं। आईयूक्यूएम की बात करूं, जैसे पिजनहोल प्रिंसिपल वगैरह आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बट मतलब प्रायोरिटी क्या है, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जेई लेवल का हमें पहले करना है, ठीक है। अगर हम आईयूक्यूएम में ये जो 20% से 30% जो पेपर आ रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम एक डिसेंट लेवल का स्कोर करना चाहते हैं तो हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जेई में, जेई लेवल का एक अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई 9 10th 8 9 10th या 11th क्लास के बच्चों को ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर करना चाहिए। बिकॉज देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में है ना, कुछ भी बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, बिल्कुल है ना, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। इवन मतलब जितना इजीली एक 10th क्लास का बच्चा इस पीएनसी के चैप्टर को समझ सकता है ना, उतना ही इजीली एक 7th क्लास का 8th क्लास का एक बच्चा भी इस चैप्टर को आराम से समझ सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन सेंस यूज होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका मतलब देखने की क्या निकल रहा है, ठीक है। जितना एक 11th क्लास का बच्चा कंफर्टेबल होगा, उतना ही एक 8th क्लास का बच्चा कंफर्टेबल होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। इसमें ना मेजरली दो ही रिक्वायरमेंट होती है। पूरा चैप्टर है ना सिर्फ दो चीजों के अराउंड घूमता है। एक चीज होती है फैक्टोरियल, विच इज एन फैक्टोरियल, और एक होता है एन सी आर, जिसको एन चूज आर भी बोल देते हैं, ठीक है। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो दिस इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एंड सो ऑन टिल एन। जैसे फॉर एग्जांपल 4 factorial, that will be 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, which is nothing but 24. And similarly 5 factorial 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, and that will be nothing but 120, ठीक है। सिमिलरली एनसीआर, अब इसका, ये तो जस्ट मैंने इसका मतलब बताया कि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सेंस में इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये किन वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो भी हम देखेंगे जब हम पीएनसी पढ़ेंगे, राइट। ऑल्दो आज के टॉपिक में हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ नहीं रहे हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजरली क्या चीजें चाहिए होती है। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये मतलब है, मैथमेटिकल मतलब है, बट यस लैंग्वेजेस में क्या होगा, क्या एनसीआर सिग्निफाई करता है, क्या एन फैक्टोरियल सिग्निफाई करता है, वो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ के समझ में आएगा। बट अगर आपने ये दोनों चीजें अच्छे से समझ ली कि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करना है, एनसीआर का क्या मतलब है लैंग्वेजेस में, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं। कोई भी एक चीज होगी, किसी भी चीज को करने के नंबर ऑफ वेज पूछे गए होंगे, एंड वो नंबर ऑफ वेज निकालने में कहीं ना कहीं आपको एन फैक्टोरियल और एनसीआर को ही बार बार यूज करना होगा, ठीक है। और एक लॉजिक देखना होगा, एक सेंस देखनी होगी क्वेश्चन की क्या है, और जो आप अप्रोच बना रही हो उसकी क्या सेंस बन रही है। अगर वो चीजें क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है। बस इसमें आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये चैप्टर है ना, आप पूरा खुद से कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बहुत अलग से किसी एक्स्ट्रा सोर्स की कोई एक टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप चीजें समझने के लिए तैयार हो, तो ट्रस्ट मी आप ये चैप्टर खुद से कर सकते हो, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को करने के लिए क्या क्या करना है, खुद से आप इस चैप्टर को कैसे कर सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। बट जस्ट मैं ना आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। इवन इफ आप अभी आज की डेट में, लेट से अगर आप 7th क्लास में भी हो, ठीक है, या आप 11th क्लास में होने वाले हो, ठीक है, जिस मर्जी क्लास में हो आप, बेसिकली आपको अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कुछ भी नहीं आइडिया, बट स्टिल इसके क्वेश्चंस अपन कैसे कर सकते हैं बिना इवन देखे हुए इसको, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर आईयूक्यूएम का ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और लेट्स सी मतलब क्या क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आईयूक्यूएम 21-22 वाले सेशन का था, ठीक है। उस सेशन में टोटल 12 क्वेश्चंस थे, एंड टोटल 40 मार्क्स का पेपर था, और ये क्वेश्चन था जो वो स्पेसिफिकली 5 मार्क्स का, ठीक है। पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 2 एक क्वेश्चन ये था, एंड इनफैक्ट दूसरा क्वेश्चन भी वैसे कॉम्बिनेटोरिक्स का ही था। बट हाँ, मतलब यहाँ से आपको पता लगता है कि कितनी ज्यादा वेटेज है कॉम्बिनेटोरिक्स की, ठीक है। अब क्यों आसान है वो हम देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 मैरिड कपल्स सिट इन अ मैरी गो राउंड विद आइडेंटिकल सीट्स, ठीक है।
such that man and woman occupy alternate seats and no husband seats next to his wife. ये देखो क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में अब फायदा क्या है, मतलब क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। करेंगे कैसे नहीं होगा वो हम बात की बात है, बट एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन भैया क्या कह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 4 मैरिड कपल्स, तो 4 मैरिड कपल्स है ना, सिट इन अ मैरी गो राउंड, तो एक मैरी गो राउंड है, ठीक है। उस पे अपने को 4 मैरिड कपल्स यानी टोटल 8 लोगों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीट्स है, ठीक है। 8 सीट्स लगी हुई आइडेंटिकल सीट्स है, मतलब इन सीट्स में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब हमें 4 सच दैट मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट सीट्स, इसका मतलब सबको क्लियर है ना। अब देखो 4 हस्बैंड्स है H1 H2 H3 H4 और 4 उनकी वाइफ्स हैं W1 H1 की वाइफ W1 H2 की W2 H3 W3 H4 W4, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने को इन 8 लोगों को इस मैरी गो राउंड यानी एक सर्कल पे बैठाना है, सच दैट पहली बात तो वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ मतलब मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन, और कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और सीट्स कैसी है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सीट्स का मतलब क्या होता है, सिंपली कि सीट्स के बीच में कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे अब हम बैठाना स्टार्ट करते हैं, पहले H1 को बैठाते हैं। अब देखो मैं ना बिल्कुल लेमन की टर्म्स में समझा रहा हूँ, मैं ना कहीं पर एन फैक्टोरियल का यूज करूंगा, ना ही कहीं पर एनसीआर का यूज करूंगा। एक नॉर्मल 7th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकता था। एक 7th क्लास का बच्चा IUPM 21-22 के 5 मार्क्स का जो सबसे ज्यादा supposedly टफ क्वेश्चन होना चाहिए, उसको कैसे बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, और ट्रस्ट में हो जाएगा। अब H1 के पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए, अब जैसे ये मैरी गो राउंड है, हम इनको बिठा कर देखते हैं लोगों को कितने तरीके से अपन बिठा सकते हैं। सबसे पहले अपन H1 को बिठाते हैं, हमने देखा कि सीट्स आइडेंटिकल है, यानी किसी भी सीट पे बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारी सीट्स एक जैसी हैं, ठीक है। तो H1 को बैठाने का एक ही तरीका, H1 आया कहीं पर भी बैठ गया, मान लो H1 यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब H1 हमने बैठा दिया। अब देखो, अब हमें पता था कि हस्बैंड्स को ऑल्टरनेट सीट पर बैठना है, तो बाकी हस्बैंड यहाँ पर और यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं H2 के पास कितने ऑप्शन है। H2 के पास देयर आर 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 3 ऑप्शन से H2 कहीं पर भी बैठ गया। हम एक वे ले रहे हैं जहां पर H2 बैठा होगा, लेट्स अज्यूम H2 भैया बैठ गया आपका कहीं पर भी, लेट्स अज्यूम H2 यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। फिर H3 के लिए देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट, तो H3 इन दो में से कहीं पर भी बैठ गया। लेट्स अज्यूम हम मानते हैं कि H3 बेसिकली लेट्स से यहाँ पर बैठ गया। अब H4 के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, यहाँ पर बैठना पड़ेगा बिकॉज उन्हें ऑल्टरनेट बैठना था। तो इतने वेज से हमने क्या कर दिया, हमने हस्बैंड्स को अरेंज कर दिया, हस्बैंड्स को बैठा दिया। एंड अभी हमें और क्या चाहिए, हमने ये सारे लोग अरेंज कर दिए, अभी हमें वाइफ्स को अरेंज करवाना है, ठीक है। ये अभी मैं एक केस ले रहा हूँ, इस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब हस्बैंड हमने इस तरीके से बिठा दिए, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वाइफ्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो अपने को देखना है। अब इनको अरेंज करने के इतने वेज हैं, तो जितने तरीके से वाइफ्स अरेंज हो पाएंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो, अब हम पहले W1 को बैठाते हैं। W1 यहाँ पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि दे हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना। W1 यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तो W2 के लिए 2 ऑप्शन है, तो अपन 2 बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। एक तो यही था जो आपके सामने है, एक हमने कुछ इस टाइप से बना लिया जिसमें H1 यहाँ बैठा था, H2 यहाँ था, H4 यहाँ था। हम 2 केसेस कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार हम W1 को यहाँ बैठा देते हैं, एक बार हम W1 को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि यही 2 पॉसिबिलिटीज थी W1 के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ लेट से W1 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज थे, हम दोनों केसेस कंसीडर कर रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना। अब मैं बात करता हूँ H2 की, जो बेसिकली W2 है, ठीक है। W2 मैं यहाँ पर नहीं बिठा सकता, W2 में यहाँ पर नहीं बिठा सकता, तो इस केस में W2 के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, ये समझ में आ रहा है। तो वाइफ 1 के लिए देखो देयर वर 2 ऑप्शंस, बट वाइफ 2 के लिए एक ही ऑप्शन बचा इस केस में। इस केस में देखते हैं वाइफ, इसमें H3 की मैं अगर सॉरी H3 की बात करता हूँ, वाइफ 3 की, वाइफ 3 के लिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है। वाइफ 3 को बेसिकली
यहाँ पर बैठना पड़ेगा, बिकॉज y3 यहाँ पर या यहाँ पर नहीं बैठ सकती, बिकॉज s3 और w3 ऑल्टरनेट नहीं होने चाहिए। अब अगर अब y4 के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, y4 यहाँ पर नहीं बैठ सकती, y4 को यहाँ बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो जो h2 की वाइफ है w2 वो यहाँ पर बैठनी पड़ेगी। तो पॉइंट इज, एक बार हमने w1 रख दिया तो बाकी की चीजें इस वे में तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई, मतलब बाकी की चीजों फिक्स होगी, बाकी की सीट्स w2 w3 w4 के लिए हमें उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो फिक्स सीट हो गई। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे हमने w1 को यहाँ बैठाया था तो हमने कंक्लूड किया कि w2 को यहाँ बैठना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों सीट्स पे w2 नहीं बैठ सकती। अब h4 के ऑल्टरनेट पे w4 नहीं बैठेगा तो w4 को यहाँ बैठना पड़ेगा, एंड कौन से बच गए, w3 को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही हम w1 रखते हैं तो w2 w3 w4 की पोजीशन इस केस में भी फिक्स हो गई। तो w1 को रखने के दो तरीके थे, उसके बाद w2 w3 w4 के लिए हमारे पास कोई नया ऑप्शन नहीं है, वो सेम ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो बस दैट्स इट, दिस शुड बी द आंसर विच इज नथिंग बट 12 वेज, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 12 ही था, ठीक है। तो यार देखो, मतलब बिल्कुल लेमन के सेंस में 5 मार्क्स का, अगर मैं इस 2022 की बात करूं, टोटल पेपर 40 मार्क्स का था, 8 मार्क्स वाज द कट ऑफ, ठीक है, 8 मार्क्स कट ऑफ थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोनस था, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोनस था। तो अगर आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कराते हो, 3 मार्क्स का बोनस था, तो 8 मार्क्स तो आपके वैसे ही आ गए, मतलब आपको IUQM सर्टिफिकेट तो भैया डेफिनेटली मिल ही गया। बट देखो, कहने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। ये जैसे एक एग्जांपल था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे अगर आपने डिसेंट लेवल की प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो चीजें इतनी भी आसान नहीं है, बट हाँ, मतलब आप एटलीस्ट ये सोच सकते हो कि यार PNC इज नॉट एट ऑल टफ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्पेशली है ना, जो बच्चे अभी 8 9 10th में है या 7th में है, उनके लिए PNC करना बहुत ईजी रहता है, बिकॉज कोई और एक्स्ट्रा पढ़ाई वढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है ना। नाउ हैविंग सेड दैट, हम अपने आप किस तरीके से PNC को पढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर PNC फॉर IUQM ऑन आवर ओन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो, इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास पहली बात तो इंटरनेट फैसिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप NCERT 11th की डाउनलोड करो, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि NCERT 11th की NCERT आप गूगल करोगे, 11th की NCERT आपको मिल जाएगी, है ना, गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो। NCERT में आपको लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। NCERT में 2 चैप्टर्स होंगे, परमुटेशन के नाम से होगा, 11th की बात कर रहा हूँ मैं, आप 11th की NCERT डाउनलोड करोगे, ऑब्वियसली मैथ्स की। एक चैप्टर होगा परमुटेशन के नाम से और एक चैप्टर होगा कॉम्बिनेशन के नाम से। आराम से वो चैप्टर पढ़ो, ठीक है, बहुत ईजी है। जो भी चीजें वहां पे दी हुई हैं समझो, मेथड्स दिए होंगे, क्योंकि कोई फॉर्मूलेस तो बहुत ज्यादा है नहीं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चंस की टाइप्स हैं, ठीक है, तो कहाँ क्या क्या मतलब निकलता है वो सारी चीजें दी हुई हैं, आराम से पढ़ो, आपको सारी चीज समझ में आएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ो आराम से जो दी हुई है NCERT में, ठीक है, उस पे बेस्ड NCERT में क्वेश्चंस करो जो दिए हुए हैं ना, वो फर्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। उससे मतलब एटलीस्ट आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या चैप्टर है, कैसे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कि कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो पॉइंट इज, आपको ये जो मैंने 2 चीजें बताई थी ना स्टार्टिंग में, n फैक्टोरियल और NCR, ठीक है, इनका अच्छे से यूजेज समझ में आ जाएगा, क्या इसका मतलब है, कहाँ कहाँ इसको यूज करना होता है, कैसे कैसे यूज करना होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ना तो n फैक्टोरियल यूज किया था ना NCR, वो IUQM का प्रीवियस ईयर किया था, है ना। बट उसमें भी मतलब n फैक्टोरियल के टर्म्स में उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन जरूरी है n फैक्टोरियल और NCR की। तो सबसे पहले प्राइमरी टारगेट है आपका, आपको 11th का NCERT करना है, ठीक है। अब चाहे आप, ट्रस्ट में, मतलब चाहे आप 7th में हो चाहे आप 11th में हो, इसके लिए आपको है ना कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी और चैप्टर की कोई और कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर कोई 7th क्लास वाला बच्चा है या 8th क्लास वाला बच्चा है, अगर वो सोच रहा है यार मेरे को पहले 9 10th का मैथ्स करना पड़ेगा, 11th का मैथ्स करना पड़ेगा तभी तो मुझे ये समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ भी और एडिशनल यूज नहीं होता, सिर्फ एक n फैक्टोरियल यूज होगा और एक NCR, जो आपको जब भी आप ये पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या इससे आपका IUQM में काम चल जाएगा? सिंपल आंसर इज नो, नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट। आपको बेसिकली
अगर आपके पास कोई भी कंटेंट है जेई का, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट है जेई जेई के रेलेवेंट, तो आप उस जेई का कंटेंट करो, ठीक है। जेई में से पीएनसी आप सॉल्व कर सकते हो आफ्टर सॉल्विंग 11th एनसीईआरटी। ये होने के बाद आपको आपसे जेई का पीएनसी का कंटेंट होने लगेगा। ऑल्दो मैं लिंक में भी नीचे लिंक में एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिसमें आप जेई का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो पहले एक बार एनसीईआरटी करने के बाद आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे क्या है। फिर आपको जेई टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए मैं जेई का पीएनसी चैप्टर का कंटेंट नीचे पीडीएफ की तरह लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या इतना सा करने से आपका आईयूक्यूएम में मार्क्स आ जाएंगे पीएनसी में? आंसर इज यस। इतना करने के बाद आपको डेफिनेटली किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने आप से कर सकते हो विदाउट सीकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। बट यार देखो, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सर क्या मैं बिना पढ़े भी कर सकता? भाई बिना पढ़े कैसे करोगे यार? आपको एनसीईआरटी खुद से तो पढ़नी पड़ेगी एक बार, एल्स आपको कोई वाईटी पे वीडियो देखना पड़ेगा या कहीं से किसी टीचर से आपको पूछना पड़ेगा। तो मतलब पॉइंट इज आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो आप खुद से पढ़ो। और अल्टीमेटली सॉल्विंग है ना, सॉल्विंग जो है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आपको करके दिखाने लग रहा है ना, कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे। तो क्वेश्चंस आपको खुद से करने पड़ेंगे, सॉल्विंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। पढ़ना आप खुद से चाहते हो, आपको ट्रस्ट में ये सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एल्स आप कोई वीडियो वीडियो देखकर भी ये चीज काम चला सकते हो, बट सॉल्विंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अल्टीमेट एम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड अभी यार अप्रैल तक मतलब जनरली नेक्स्ट एकेडमिक सेशन हर जगह अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे अभी मार्च में फ्री होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के जैसे 10th वाले बच्चों के मार्च में बोर्ड एग्जाम्स है, बट उसके बाद फ्री होंगे। कुछ बच्चे उससे 8 9 10th की मैं बात करूँ, पूरा मार्च फ्री होगा। तो भाई मार्च मार्च को आप ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, हम लोग भी यहाँ पर कुछ बैचेस रन कर रहे हैं अगेन अप्रैल ऑनवर्ड्स, बट मार्च के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप कोशिश करो ये पीएनसी खुद से कंप्लीट करने की, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना, हम दो बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आरएमओ का बैच होगा, एक इनमो का होगा। आरएमओ और आईएनएमओ के लिए प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है। आईएनएमओ के लिए अगर आपने आईएनएमओ में ऑलरेडी इस साल आईएनएमओ का एग्जाम लिखा था, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, तो स्टिल आप यू विल बी एलिजिबल फॉर आईएनएमओ बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली आरएमओ बैच के लिए क्राइटेरिया आईयूक्यूएम प्राइम बैच जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 8 टू 12 के लिए ओपन है ये बैच, कोई भी बच्चा इसमें एनरोल कर सकता है। ओनली क्राइटेरिया इज आपको हल्का फुल्का 8 से 10 तक का मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। आपको 8 9 10 का मैथ्स आइडियली खुद से थोड़ा बहुत चीजें आनी चाहिए। उसको डिटेल में हम कराएंगे, आईयूक्यू में किस टाइप की एप्लीकेशन आती है वो सारी चीजें हम कराएंगे, ठीक है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं इस बैच की, आईयूक्यू प्राइम की। अगेन ये 8 से 12th क्लास वालों के लिए बैच है, ठीक है। जो बेसिकली इस साल आईयूक्यू का पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल है जो आईयूक्यू का पेपर लिखने के लिए, ठीक है। इसमें 80 से ऊपर लाइव लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, 5 फुल टेस्ट होंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जिसमें आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको ढेर सारे, हर असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। टेस्ट मिलेंगे आपको, टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एंड ट्रस्ट में अगर आप इतना कर लेते हो ना, आपका आईयूक्यूएम कोई नहीं रोक पाएगा। आपका आईयूक्यूएम डेफिनेटली होगा अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। चाहे आप 8th में हो, 8th में से हमारे पास यहाँ से बहुत सारे बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप भी ये डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, बट आपको ये लेक्चर ढंग से अटेंड करने पड़ेंगे। अगेन ये कोर्स फ्री नहीं है, 6000 इसका प्राइस है। इनिशियली पहले 6666 रख रहे थे, बट फाइनली वी हैव डिसाइडेड 6000, बट उसमें भी यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट बाय अप्लाइंग दिस कूपन CGPRO। तो बैच में कैसे एनरोल करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी से अगर आप आईयूक्यूएम क्लियर करना चाहते हो इस साल, अगर आप आईयूक्यूएम की एक फॉर्मल वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो, जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अप्लाई दिस कूपन, यू विल गेट द बैच एट 5400। एंड उसके बाद जिन बच्चों का आईयूक्यूएम क्लियर होगा उनके लिए आईएनएमओ का प्रिपरेशन दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। तो आईएनएमओ तक हम इस बैच में रहेंगे आपके साथ, ठीक है। एंड अब जो बच्चे सिर्फ 7th या 8th में, या जो बच्चे मेजरली 8th में है और बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने 9 10th का मैथ्स नहीं किया हुआ,
तो उनके लिए हमने इस बार एक नया बैच स्टार्ट किया प्राइम जूनियर्स के नाम से, मतलब जो बेसिकली अपने आप से 9th या 10th का मैथ्स नहीं कर पाए हैं, जो मेजरली 7th और 8th क्लास में है, ठीक है, उनके लिए ये बैच भी अगेन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 40 प्लस के अराउंड आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, अगेन 10 पार्ट टेस्ट, 5 फुल टेस्ट। देखो इसमें मेजर एम क्या रहेगा, आपको IUQM के लिए प्रिपेयर करवाना नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इस साल आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिससे आप डेफिनेटली कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो IUQM की इस साल भी, क्योंकि 7th और 8th में से 7th वाले बच्चे तो देखो डेफिनेटली इस बार IUQM का पेपर ही नहीं दे पाएंगे। 8th वाले बच्चे यस दे कैन डेफिनेटली राइट IUQM का वो पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज कि अगर आपने खुद से बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं की हुई, तो इस साल IUQM में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना पॉसिबल नहीं है, बट यस यू कैन क्लियर IUQM। आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, यू कैन क्लियर कट ऑफ क्लियर हो जाएगी आपकी, अगर आप ये बैच भी ढंग से इस बैच में लेक्चर्स लगाओगे, ठीक है। इसमें मेजरली फाउंडेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग की जाएगी, मेजरली मतलब जो 7th 8th 9th 10th में टॉपिक्स है ना, उनको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली करवाया जाएगा, राइट। एंड ये बैच में भी आपको सारे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, एंड लेक्चर्स डेफिनेटली थोड़े से कम रहेंगे, 40 प्लस लाइव लेक्चर रहेंगे, राइट। एंड ये बैच का प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम है, वो 6000 का था, ये 4000 का है, बट अगेन यू कैन गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट CGPRO कूपन कोड लगाकर, राइट, ठीक है। तो यार मतलब अल्टीमेट एम इज भाई, जो अब आपके पास टाइम है ना अभी, मार्च का टाइम मेजरली, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना, उसको वेस्ट मत करो ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करने में। डेफिनेटली एग्जाम पूरा एक एकेडमिक सेशन आपका खत्म हुआ है, तो आप लोग भी थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे होंगे, घूमो फिरो, डेफिनेटली कुछ दिन एंजॉय करो, बट पूरा मार्च मत ऐसे करना, है ना। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, उसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज करो चीजों में, एंड फिर लग जाओ यार IUQM की प्रिपरेशन में अच्छे से, राइट। एंड एक है ना बहुत अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है, मतलब अगर आप 8 9 10th में IUQM क्लियर कर लेते हो ना, तो फर्दर और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे आगे की क्लासेस में, उनको क्लियर करने में ना आपको आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं वेदर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम, देखो ये SOF वाले जो मैथ्स ओलंपियाड होते हैं, IMO वाले, वो सब टाइम पास होते हैं, उसमें हर बच्चे को गोल्ड मेडल मिल जाता है, हर क्लास में मिल जाता है ना। तो उनको मत कंसीडर करना सर मैंने तो उसमें गोल्ड मेडल, वो टाइम पास मेडल है, ठीक है। उसकी कोई मतलब ऑल इंडिया लेवल पर उसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। इवन इफ आपका इंटरनेशनल रैंक 1 आया हो, इंटरनेशनल रैंक 1 भी उसमें बहुत लोगों को दे देते हैं यार, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल एग्जाम, IUQM का एग्जाम एक्चुअल एग्जाम है, जो अक्रॉस इंडिया बच्चे देते हैं, और जेन्युइन एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है। तो इसकी प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन में भी मजा आएगा, आपको सीखने में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। एंड अल्टीमेटली आपको मतलब हर्डल से, लाइफ के हर्डल से कैसे डील करना है, वो सारी चीजें समझ में आएंगी विद टाइम एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आप में आएगी, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में कभी मिलेंगे दोबारा, है ना, किसी और टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।